तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्मा इज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, चूँकि हज़रत ने फरमाया कि कुछ मैं बातें आप हज़रात के सामने पेश करूं, थोड़ी सी वजाहत ये करता चलूं कि यहाँ पर जितनी बातें हमारे दरमियान होगी ये एक मुज़ाकिरतन या यूँ समझिए कि तजुर्बात का लेन देन है। बस इसको नसीहतें, वाज़, तकरीर, बयानात इसमें आप शुमार न कीजिएगा। ये तो सिर्फ़ एक तजुर्बात का लेन देन है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपने रहम से, उसके मुक़द्दस किताब की बरकत से जो तजुर्बात पूरे मुल्क के सफ़र के दौरान दिया है, वह तजुर्बात अमानत समझकर आप तक पहुंचाने की कोशिश है, बस और कुछ नहीं। इसलिए कि हम जब तक अपने आप को खुले दिल से किसी चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चाहकर भी वह हमारे अंदर दाखिल नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पर एक यूँ समझिए कि नफ्सियात का, साइकोलॉजी का एक उसूल ये है कि जब तक आदमी खुद से अंदरूनी तौर पर किसी चीज़ को लेने के लिए आमादा न हो, लेने के लिए तैयार न हो, तो वो ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर यहाँ हाजिर तो नज़र आएगा, लेकिन ज़हनी तौर पर और फ़िक्री तौर पर और शऊरी तौर पर वो यहाँ हाजिर नहीं रहेगा, या उसका जहन या उसका शऊर या उसकी फ़िक्रें कहीं और मुंतशिर रहेगी, या किसी और सोचों में वो गुम रहेगा, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी काम की कीमती बातें भी ऐसी रहती है जो गुज़र जाती है, कानों में तो पड़ती है लेकिन शऊर तक। चूँकि नफ्सियात में और साइकोलॉजी में शऊर एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल लफ्ज़ है। तो बातें कानों तक तो पड़ रही है, लेकिन चूँकि शऊर बेदार नहीं है, फ़िक्री तौर पर आदमी यहाँ पर हाजिर नहीं है, ज़हनी तौर पर वो तैयार नहीं है, तो बातें कानों तक तो पड़ती है लेकिन वो दिल व दिमाग के गोशों में नहीं पहुँचती और वो निकल जाती है। फिर आदमी सोचता है हाँ कुछ बोले तो थे। इसलिए बहुत बुनियादी तौर पर मैं आपके खिदमत में ये बात अर्ज़ कर दूँ कि हमारे दरमियान जितनी बातें जो मुज़ाकिरात हो गए, वो सिर्फ़ और सिर्फ तजुर्बात का लेन देन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बुज़ुर्गों, एक बहुत बड़ा यूँ समझिए कि इम्तिहान और एक बहुत बड़ा उसको यूँ समझिए कि बर्दाश्त करना, बर्दाश्त ये है कि बोलने वाले का खुद का सुनना, ये एक बहुत बड़ा यूँ समझिए कि इसको आप यूँ कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की हद है। जो हजरात खुद बोलने वाले हो वो सुनते हुए थोड़ा सा एक बर्दाश्त का ये होता है। तो नफ्सियात के ताल्लुक़ से बात करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि हम किस जिम्मेदारी पर है और हमको क्या करना चाहिए। बस ये दो चार बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले असातिज़ा के लिए जो बुनियादी चीज़ है जो तालिब इल्मों को देना चाहिए
जो तालिब इल्मों के अंदर पैदा करना चाहिए और जो तालिब इल्म को जिस बात के ऊपर उभारना और खड़ा करना चाहिए, वो बुनियादी चीज़ है अपने औकात की हिफाजत। बुज़ुर्गों, मौजूदा दौर में औकात के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा बोलने कहने की ज़रूरत नहीं है। औकात की अहमियत, औकात की कीमत अगर आपको समझना है, या वक्त किसको कहते हैं, जो सेकंड होते हैं ना, क्या हो तो क्या हुआ, 10 मिनट तो लेट हुआ, 15 मिनट तो लेट हुआ, जो थोड़ा वक्फ हुआ होता है, इसको अगर समझना है तो उस सतह पर ख़ुद को रखिए कि आप किसी जगह सफ़र के लिए तैयार हो और कंफर्म टिकट आपके हाथ में है और आप जो है तो 2 मिनट स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए, ताख़ीर से पहुंच गए। उस 2 मिनट में क्या हुआ, 2 मिनट तो हुए, उस 2 मिनट का खमियाजा किन सूरतों में भुगतना पड़ता है, इसका अंदाज़ा उसको पूछो जिसके हाथ में कंफर्म टिकट हो और वो सफ़र के लिए तैयार हो और 2 मिनट की ताख़ीर किसी भी वजह से हुई हो, ट्रैफिक की वजह से या हालात की बुनियाद पर हुई हो, अब उसका खमियाजा उसको कैसे भुगतना पड़ता है वो अच्छी तरह जानता है। बात अगर सेकंडों की जाए तो जो हजरात मुंबई सफ़र करते हैं या गए हुए हैं, उनको पूछिए लोकल ट्रेन जो मिस होती है, लोकल ट्रेन जो छूटती है, वो 2 मिनट और 1 मिनट से नहीं छूटती, वो 30 सेकंड और 20 सेकंड से छूटती है। मैं 30 सेकंड लेट हो गया, मेरी ट्रेन छूट गई। मैं 20 सेकंड लेट हो गया, मेरी ट्रेन मिस हो गई, सेकंडों में। तो वक्त की कितनी अहमियत है, ये इसका अंदाज़ा उस वक्त लगाया जाता है जब आदमी किसी वक्त के लिए, किसी काम के लिए तैयार हो और थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी लापरवाही या थोड़े से हालात की बुनियाद पर, ज़रूरी नहीं है कि आदमी हमेशा गफलत में हो, आदमी हमेशा सुस्ती में हो, आदमी हमेशा लापरवाही में हो, ये ज़रूरी नहीं है। हालात भी है, ज़रूरियात भी है और मौक़े भी है। बहुत सारे मर्तबा आदमी नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, तो वो उसकी बुनियाद पर होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आदमी उन औकात, उन लम्हात से गुज़रने लगता है। इसलिए बुज़ुर्गों, बुनियादी चीज़ है तलबा के अंदर वक्त की अहमियत को पैदा करना, और तलबा के अंदर वक्त की अहमियत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो वक्त की कद्र कीमत और वो वक्त की अहमियत, मैं जब तदरीस के लिए बैठ रहा हूँ, मैं जो तदरीस के लिए बैठ रहा हूँ, उस वक्त की अहमियत और कद्र कीमत जब तक मेरे अंदर नहीं पैदा होती, मैं वो चीज़ तालिब इल्मों को नहीं दे सकता। जाहिर बात है, मेरे पास जो है मैं वही तलबा को दूंगा, मेरे पास जो चीज़ नहीं है मैं तलबा को नहीं दे सकता। तो मेरे पास अगर औकात की, वक्त की अहमियत और कद्र कीमत नहीं है, तो मैं कितना भी अपने आप को पाबंद जाहिर कर दूँ और नज़्म ज़ब्त का पाबंद जाहिर कर दूँ, लेकिन मैं तलबा को वक्त की अहमियत के ऊपर आमादा नहीं कर सकता। इसलिए कि मेरे क्लास में आने के औकात यकसा नहीं है। मेरा वक्त अगर 8 बजे है तो मैं कभी 8:05 को भी आता और कभी 7:55 को भी आता और मैं कभी 8:10 को भी आता। तो क्या मैं अपने तलबा को वक्त की अहमियत और वक्त की कीमत समझा सकूंगा? इसलिए ये बहुत मशहूर मक़ूला है कि जो हालात के रहते हुए, मौक़ों के रहते हुए और बस में रहते हुए वक्त की अहमियत और कद्र कीमत को नहीं समझ सकता, फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वक्त उनको अपनी अहमियत समझने पर मजबूर करता है। इसलिए बुजुर्गों, बुनियादी चीज़ है, तदरीस की बुनियादी चीज़ है, हम अपने अंदर अपने औकात की हिफाजत और अपने औकात की अहमियत को पैदा करें, अपने अंदर वक्त की अहमियत को पैदा करें। चाहे वो हमारा किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक़ हो, हम किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, वक्त की अहमियत और वक्त की ज़रूरत, इसको समझना बुनियादी और लाजमी चीज़ है। इसके बाद सारे मराहिल गुज़रते हैं। बाज़ मरतबा ये हुआ कि जब हम बुनियादी तौर पर तरीक़ा तालीम देने जाते थे
मकातिब के लिए, तो असातिज़ा के सवालात में से एक सवाल ये आता था कि हज़रत आप बोलते कि नूरानी कायदा पहले पढ़ाना है और नूरानी कायदा पढ़ाने में आधा घंटा आप दे रहे हैं और कुछ तलबा ऐसे हैं जो 10 मिनट लेट आ रहे हैं, 20 मिनट लेट आ रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। ये अक्सर पूरे मुल्क से असातिज़ा के सवालात रहे हैं कि तालिब इल्म लेट आ रहा है, तो अब इज्तिमाई तरीका तालीम है हमारा, तो हम एक एक तालिब इल्म को अलग अलग इनफरादी तरीका तालीम से तो नहीं पढ़ा रहे। तो ऐसी सूरत में वो लेट आने वाले तलबा के लिए क्या, तो चूँकि ज़माना शुरुआत का ज़माना था और इब्तिदा थी और इज्तिमाई तालीम का भी निज़ाम शुरू हुए वक्त बहुत कम हुआ था, तो ये तरकीब देना पड़ती थी कि भाई ऐसा कर लिया करो कि शुरू में वो मज़ामीन को पढ़ाना शुरू कर दो बहुत ज़्यादा हमारे गैर अहम है, जैसे बयान और दुआ के मज़ामीन है और इस्लामी मालूमात के सवालात है, इनको पढ़ा लो और फिर जब ये इनके औकात पूरे हो जाए और आपको लगे कि तलबा पूरे आ गए, फिर आप नूरानी कायदे की तख्ती पढ़ाना शुरू करो, ताकि चूँकि नूरानी कायदे की तख्ती ऐसी है हर सबक पिछले सबक के साथ मरबूत है। ठीक है, उसको सवाल नंबर 4 याद नहीं हुआ, सवाल नंबर 5 इस्लामी मालूमात का याद नहीं हुआ, तो उससे छठे और सातवें पे असर नहीं पड़ता, वो तो छठा सातवां याद कर लेगा। लेकिन तख्ती नंबर अगर 8 उसकी मुकम्मल नहीं हुई तो वो 9 पर पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए ये शुरू के ज़माने की, तो बहरहाल बुनियादी तौर पर सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपने अंदर भी लाजमी तौर पर और अपने तलबा के अंदर भी वक्त की अहमियत को उजागर करें। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने 24 घंटे के वक्त को निज़ामुल औकात में तरतीब दें। हम अपने पूरे वक्त के, चाहे शुरू में उसको सुबह आदत पढ़ने के लिए, आदत पैदा करने के लिए तख्ते सियाह पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर रखना पड़े कि सुबह फजर में मैं जागूंगा कब, और फिर ज़रूरियात के लिए, फरागत के लिए इतना वक्त, और नमाज के लिए इतना वक्त, फिर नाश्ते के लिए इतना वक्त, और 24 घंटे के औकात को इब्तिदा में आदत पैदा करने के लिए हम अपने औकात को तकसीम करें। पूरे 24 घंटे को वक्त दे, इतना वक्त इसके लिए, इतना वक्त इसके लिए, यहाँ तक कि अगर हमको 24 घंटे में से किसी को मुलाकात करना है तो हम उसके लिए भी कुछ औकात मुख्तस करें कि फ़ला वक्त हमारे लिए मुलाकात के लिए रहेगा। जिन हजरात ने अपने औकात को तकसीम किया है, अपने औकात को तरतीब में लाया है, उनके काम काज इतने मुनज़्ज़म अंदाज से पूरे होते हैं कि लोग सोचते रहते हैं यार कैसे होगा तुम्हारा, 3 दिन में तुमने ऐसा भी कर लिया, 3 दिन में तुम्हारा सफ़र भी हो गया, ये सारे मामला। वजह ये रही कि उन्होंने अपने 24 घंटे के औकात को तकसीम किया। इसलिए बुज़ुर्गों, लाजमी तौर पर तदरीस की कामयाबी की पहली सीढ़ी, तदरीस की कामयाबी का पहला जीना, पहला स्टेप ये है कि हम अपने अंदर भी और अपने तलबा के अंदर भी जो है तो वक्त की अहमियत को उजागर करें, वक्त की अहमियत को पैदा करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बुज़ुर्गों जो आती है वो है इज्तिमाई नज़्म। इज्तिमाई नज़्म जो है आपस के अंदर इज्तिमा पैदा करना, इत्तेहाद पैदा करना क्लास के अंदर, खुद के अंदर, यानी तालिब इल्म उस्ताद को ऐसा, तालिब इल्म के और उस्ताद के दरमियान में ऐसा रब्त पैदा होना कि तालिब इल्म अपनी हर ज़रूरत को उस्ताद से बयान करने पर आमादा हो जाए। तालिब इल्म के और उस्ताद के दरमियान ऐसा रब्त पैदा हो जाए, ऐसी जो है तो वो ज़हनी सतह ऐसी मेल खा ले कि तालिब इल्म अपनी हर बात को उस्ताद के सामने पेश करने के ऊपर आमादा हो जाए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारा तालिब इल्म के साथ रवैया मुशफ़िकाना और मुरब्बियाना होगा। अगर हमारा उस्ताद का तालिब इल्म के साथ रवैया डर, खौफ, डांट डपट और उसको बुरे अलकाबात से नवाजना। एक जगह हमने सुना, एक साहब शिकायत लेकर आए
कि मौलाना मेरे घर में मेरे बच्चों के अंदर आपस में गाली देने का रिवाज नहीं था, छोटी गाली का भी रिवाज नहीं था, जो आमतौर पे बोली जाती, जिसको बहुत ज़्यादा मायूब नहीं समझा जाता, वो रिवाज नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे अब आपस में जंगली का बच्चा लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिए। लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं? सिर्फ जंगली का बच्चा, जाहिल का बच्चा। ये दो बातें आमतौर पे मेरे बच्चे बोल रहे हैं। बाकायदा वो वक्त लेकर शिकायत लेकर आए। फिर मैंने अपने बच्चों को बुलाया, उनसे पूछा। पहले मैंने अपने तौर पे गौर किया कि घर के अंदर कौन आया, इनका नशीस तो बर्खास्त, उठना बैठना किन बच्चों में है, क्या है। चूँकि वो एक वीआईपी इलाके के बच्चे रहने वाले थे, तो वो बाहर हमारे आमतौर पे बच्चों की तरह खेलने कूदने वाले नहीं, उनके सारे निज़ामुल औकात तरतीब दिए हुए। तो मेरे बच्चों के फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई दाखिल नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर मेरे बच्चों में ये लफ्ज़ आए। तो फिर मैंने अपने बच्चों को बीवी के साथ में बिठाकर उनसे पूरी प्यार मोहब्बत से बातचीत करते करते ये पूछा कि बेटा, आज तुम्हारी ज़ुबान से 2 मरतबा ये लफ्ज़ निकला, जाहिल का बच्चा या जंगली का बच्चा, तो ये तुमको कहाँ मिला, कैसे मिला? उस तालिब इल्म ने बरजस्ता जवाब दिया कि अक्सर हमारे उस्ताद हमारे साथियों को ये लफ्ज़ बोला करते। अक्सर हमारे उस्ताद हमारे क्लास के तलबा को, जो शरारत करता, मस्ती करता या सबक नहीं सुनाता, उसको ये लफ्ज़ बोला करते, जिसकी बुनियाद पर हमने समझा कि बहुत ज़्यादा बुरा बात नहीं होगी। जब क्लास में बैठकर उस्ताद बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं होगी। हमने आपस में बोलना शुरू कर दिया। तो जहाँ हमारा मिजाज या हमारे दरमियान इन अल्फाज का मजाक जो है तो इस्तेमाल ज़्यादा राइज होगा, वहाँ तालिब इल्म की ज़हनी सतह हमारी ज़हनी सतह से मेल नहीं खा सकती। और अच्छा, आपको पता है कुन जहन तालिब इल्म किसको बोलते हैं? अक्सर क्लास में रहता है कि भाई ये 2 तलबा गब्बी है, कुन जहन है, या ये कि इनको याद नहीं होता, ये कम जहन के हैं। मेरा मानना बल्कि तजुर्बा ये है कि मौजूदा दौर में, आज के दौर में, ये 21वीं सदी में कोई भी तालिब इल्म कुन जहन, गबी या कमज़ोर जहन का मालिक नहीं है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो भी सही सोच रहे हैं कि वो जो तालिब इल्म हमारे मियार के मुताबिक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, फिर उसका क्या? बिल्कुल सही है। आपके इश्कालात, आपकी सोच वो भी सही है। कुन जहन क्यों बनता तालिब इल्म? मालूम है, होता ये है कि तलबा 2 तरह के रहते हैं। एक तालिब इल्म वो रहता है जो बहुत ज़्यादा हसास रहता है, और एक तालिब इल्म वो रहता है जिसके अंदर हिस्स बहुत नहीं के बराबर होती है। देखना, आपने कभी तजुर्बा करना, बाज़ तालिब इल्म ऐसे रहते हैं कि हजरत गलती हुई ना, ठीक है मार लो, जो सज़ा देना है दे लो, बात नहीं सुनाना, बुरा भला नहीं बोलना, सुस्त नहीं बोलना, जो भी अल्फाज वो नहीं बोलना। आप उनको बोलने पर वो बहुत ज़्यादा फील कर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत पे बात को ले लेते हैं। हाँ, उसके मुकाबले आप उनको मार लो, पीट लो, मुर्गा बना दो, दीवार से लगा दो, उनके नज़दीक वो सज़ा काबिल बर्दाश्त है। इसके मुकाबले में कि आप उनको सख्त सुस्त कह लो। ये एक किस्म ही रहती है। एक किस्म वो रहती है कि हज़रत तुमको जो बोलना है बोल लो, मारने की बात मत करो। तुम गधा बोलो, उल्लू बोलो, नालायक बोलो, वो नीचे मुंडी डाल के सुन रहा। तुमने क्या बोले उससे कोई लेन देन नहीं। तुम्हारी बातों का कोटा पूरा हुआ, उसके सुनने का कोटा पूरा हुआ, वो जाके जगह पे बैठ गया। अब तालिब इल्म हमारे मियार के मुताबिक परफॉर्मेंस या हमारे मियार के मुताबिक वो अपनी सलाहियत को क्यों नहीं पेश कर पाता? जब तालिब इल्म के ऊपर डर और खौफ तारी होता
कि मेरी गलती की बुनियाद पर मेरे को यह सज़ा मिलेगी, या तो बातें सुनने को मिलेगी या मार मिलेगी, जो भी सज़ा का जो भी पैमाना रहा हो। तो बास तालिब इल्म तो ऐसे रहते जो फॉरवर्ड किस्म के रहते, वो आजकल के बच्चे वो ज़्यादा है, आप उनको बोलो उनके पास जवाब तैयार है। मैं एक मरतबा रत्नागिरी गया शुरू में, तो वहाँ पर मकतब का निज़ाम सेंट्रलाइज है, मतलब ये कि पूरी बस्ती को, पूरे रत्नागिरी शहर को उन्होंने उस वक्त 2008 में बता रहा हूँ आपको मैं, 2008 में उन्होंने रत्नागिरी शहर को 4 हिस्सों में तकसीम किया था और 4 हिस्सों में पूरे शहर के बच्चे मकतब पढ़ते थे। तो जामा मस्जिद मीरकरवाड़ा में एक मकतब में हम गए, 3 मंजिला मस्जिद, एक जगह दाखिल हुए तो क्लास बैठी हुई थी, वहीं टिक गए। तो हमारा मामला तो ऐसा था कि अल्लाह ने इतना दे दिया था उस वक्त तक कि भाई तलबा को देखकर या उनके पढ़ने के अंदाज को देखकर तो हम बैठ गए। तो उनसे पहले इंतज़ामी लाइन की बातचीत की, फिर तलबा की सवालात शुरू किए। तो सवालात शुरू करने के लिए हमारा अक्सर ये रहता था कि हम गैर अहम बातें शुरू करते थे, जो बहुत ज़्यादा अहम नहीं रहती तालीम की, उससे बातें शुरू करते थे। चूँकि हम अजनबी, तालिब इल्म के लिए हमारा बोलना और उसका सुनना अजनबी, वो मराठी बोलने वाले, कोंकणी बोलने वाले, हम इधर बरार के हवना बोलने वाले, तो आपस के अंदर थोड़ा सा एक जो तरद्दुद रहता है वो ख़त्म हुए, उसके लिए गैर ज़रूरी सवालात से बातें शुरू करते करते मैंने उसको पूछा, बेटा हमारे नबी को बेटियां कितनी थी? 2-3 सवालात के बाद तो उसने थोड़ा सा सर को खुजाया, बोला हजरत कितनी थी वो तो नहीं मालूम, एक का नाम मालूम है। तो मैंने बोला चल एक का नाम बोल दे। बोले एक का नाम है बीबी फातिमा। सही है। तो मैंने उसको, बेटा तेरे को बीबी फातिमा का नाम कैसे याद रहेगा? बोले वह हमारे यहाँ 16 सैयदों की कहानियाँ चलते हैं, हमारे अम्मा वगैरह सुनाते, तो उसमें ये नाम बहुत चलता कि हमारे नबी की बेटी थी, वो 10 बीबिया की कहानी, माफ़ कीजिएगा 10 बीबियों की कहानी में एक बीबी ये भी है, तो एक नाम मालूम है हमको। फिर 2-3 सवालात किए बच्चों के ताल्लुक से, ऐसा वो सवालात के मामले में मैंने उसको पूछा, बेटा कितने साल से मकतब में आ रहा? तो चूँकि हम गए थे तो मार्च चल रहा था, तो बोला अभी जून जो आएगी, जून में मेरे को 3 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जून उनका तनख्वाह, वो फ़ीस का निज़ाम चलता जमा करने का, तो जून में जब मैं फ़ीस दूंगा तो मेरे को 3 साल हो जाएंगे। फिर मैंने उसको, हमारे नबी के बेटे? बोले नहीं मालूम हजरत, मैं मालूम ही नहीं कि बेटे भी थे। अच्छा जमात बच्चे की तीसरी क्लास, हाँ बच्चे की तीसरी क्लास, वो तीसरी क्लास में था। फिर मैंने उसको प्यार से पूछा, बेटा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम बोल। तो उसने उल्टा मेरे को सवाल करा, वनडे का बोलूँ कि टेस्ट का बोलूँ? वो टाइम में हमारा 2 कैप्टन थे। उसने मेरे को पूछा, हजरत कौन सा बोलूँ, वनडे का बोलूँ कि टेस्ट का बोलूँ? मैंने चल दोनों बोल दे। तो बोले वनडे का तो महेंद्र सिंह धोनी है और टेस्ट का अनिल कुंबले है वो ज़माने में। फिर उसने पूरे 11 प्लेयर्स के नाम गिनाए जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रही थी। तो कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते, जवाब देने में उनके पास सवालात के जवाब आपके पास तैयार रहते। तो क्या होता, कुछ बच्चे ऐसे रहते जो हमारी जहनी सतह से या हमारे बोलचाल से, हमारे लेवल से मैच नहीं कर पाते, उनके अंदर झिझक, डर, खौफ, ऐसी किस्म की कोई चीज़ रहती। अब वो डर खौफ उस्ताद की शख्सियत का भी रह सकता ज़ाहिरी, या उस्ताद की लहजे का भी रह सकता, या उस्ताद की सज़ा का भी रह सकता। बाज़ मरतबा उस्ताद क्लास में ऐसे बैठते, इसमें से बहुत सारे हजरत इशाती होंगे, अक्लगोआ से फारिगिन होंगे। शायद ही उस ज़माने में हज़रत हाफिज़ इसाक साहब को किसी ने बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए देखा हो बड़े हजरत के मुकाबले में। तो जहाँ बड़े हजरत बैठते थे गार्डन में, बागीचे में, कहीं भी, तो तलबा कभी कभी बिला तकल्लुफ़ सामने से गुजर जाते थे। लेकिन जहाँ हाफिज़ इसाक साहब बैठे हुए हो तो 3-4 मरतबा सोचना पड़ता था गुजरना कि नहीं गुजरना, क्योंकि बुलाकर वो क्या पूछ ले मालूम ही नहीं। तो कभी बाई चांस उनके चेहरे में मुस्कुराहट नज़र आती थी, तो बाद असातिज़ा क्लास में ऐसी शक्ल, ऐसी हैयत के साथ बैठते कि उनकी तेवरियाँ चढ़ी हुई रहती है,
एकदम माथे पे बल रहते हैं, आंखें थोड़ी सी रोज़मर्रा के मुकाबले में बड़ी हो जाती है, ए क्या है समझ नहीं, तो एक ही लबोल है जा उसकी ज़ाहिरी, तो ये बुनियाद पर तालिब इल्म डरता है। अब वो डर उसको अपनी सलाहियत को जाहिर करने नहीं देता। वो डर उस तालिब इल्म को, वो बहुत कम तलबा रहते हैं ऐसे, ये बात भी समझ लो। अगर आपके पास 4 क्लासें हैं, 4 क्लासों में आपके पास 80 तलबा है, तो 80 तलबा में वो 3 या 4 तलबा ही मिलेंगे आपको। ये जो मैं आपको किस्म गिना रहा हूँ, पूरे 80 तलबा में 2-3 बहुत मिल गए तो 4, इतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो डर, खौफ, वो झिझक, वो एक आपस का गैप, वो आपस की जहनी सलाहियत की मुताबिकत न होने की बुनियाद पर अपनी सलाहियत को जाहिर नहीं कर पाते, अपनी सलाहियत को उजागर नहीं कर पाते। फिर वो दिन ब दिन, आज उसने 2 लाइन सुनाया था, कल वो 1.5 लाइन सुना था, वो 1.5 लाइन भी उसके पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि उसने जब 3 लाइन का सबक था, 2 लाइन सुनाया, उसकी बुनियाद पर और उसको सज़ा मिली और डांट मिली और फटकार मिली, जो भी तरीका हुआ हो, उसकी बुनियाद पर अगले दिन वो 1.5 लाइन पे आया। फिर उसकी बुनियाद पर अगले दिन वो 1 लाइन पर आया। एक वक्त वो आता कि वो तालिब इल्म हमारी क्लास का सबसे कुनज़हन तालिब इल्म शुमार किया जाता। हालांकि यकीन मानो वो कुनज़हन नहीं है, वो सिर्फ उसके अंदर डर है, झिझक है, एक जहनी मुताबिकत, जहनी यकसानियत न होने की बुनियाद पर वह हमारी तबीयत से मेल नहीं खा रहा, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी सलाहियतों को उजागर नहीं कर पा रहा। हम भी तालिब इल्म रहे हुए हैं, हमारी क्लास में कितने तलबा ऐसे रहते थे जो लजना में और अंजुमन में वो सही तौर पे तकरीर ही नहीं कर पाते थे, और वैसे उनको 2 घंटे बोलने का बोल दो, 2 घंटे बोलते वो, लेकिन ना अंजुमन में 5 मिनट की तकरीर का मामला है तो वो नहीं कर पाते थे। तो ये तलबा की वो अंदरूनी झिझक और वो जो डर खौफ है, जिसकी बुनियाद पर बहुत कम वक्त में उसके ऊपर कुनज़हन का लेबल लगता। इसलिए बुज़ुर्गों, दूसरी चीज़ है तलबा में आपसी जहनी यकसानियत, मुताबिकत। जब तक हम तलबा से इतना मेल नहीं बना लेंगे कि वो अपनी ज़रूरत की हर बात हमसे शेयर ना करे, तब तक हम उनकी सही तरबियत नहीं कर पाएंगे। तालीम और तरबियत 2 चीज़ें हैं, हम सही तरबियत नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक नेमत बिल खैर की तौर से आपसे मुज़ाकरतन कह रहा हूँ कि मैं शुरू में यहाँ बुल्ढाना में चिखली के पास एक कस्बा है अमड़ापुर, वहाँ पढ़ाने के लिए गया। तो जब मैं गया वहाँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर 9 किस्म की सवारियाँ बैठती थी। मुहर्रम में 9 किस्म की सवारियाँ बैठती थी और 3 किस्म के मौला अली बैठते थे, और फिर साल भर में 3-4 उरस, वह अपने तौर पे बेचारे वो जैसे भी करते हो। ऐसे माहौल में हमने तदरीस वहाँ शुरू की है इज्तिमाई तरीक़े तालीम के साथ। मैं आपको 1998 की बात कर रहा हूँ। वहाँ तरीक़े तालीम इज्तिमाई तौर पे हमने शुरू करे, लेकिन बहुत जल्द ये वक्त आया कि मैं गली से गुजर रहा, 22 रजब थी, तो एक हमारे इस्माइल शाह साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, हजरत इधर आओ। मैंने क्या? वो मेरा पोता, उसको कुछ खाने का बोलो। मैंने क्यों? बोले उसने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया, और हमारे यहाँ 3-4 किस्म की पूरियाँ बनी हुई है। 22 रजब, समझ गए होंगे आप, 22 रजब हमारे यहाँ 3-4 किस्म की पूरियाँ बनी हुई है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसको खाने का बोलो। उसको जब खाने का बोलो तो उसने 4 रुपए का पार्ले जी लेकर आया और वो खा के गुजारा कर लिया। घर में बनी हुई चीज़ वो नहीं खा रहा। वजह सिर्फ ये रही कि उस तालिब इल्म को हमने सिर्फ ये समझाया था कि भाई 22 रजब को हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हुआ, और उस इंतकाल की खुशी में फला लोगों ने अपने घरों में मिठाइयाँ, सादे अंदाज में अपने घरों में मिठाइयाँ बनाकर उनकी मरने की खुशी में ये तकसीम किया था। हम मुसलमान हैं, हम वो है क्या? नहीं। बस इतना उनको समझाने की बुनियाद पर यह हुआ कि जब दूसरा साल 22 रजब आया, 70% ऐसे घर थे जहाँ वो कोई खुराफात हुई नहीं। जब बच्चे नहीं खा रहे थे, किसके वास्ते करना? आपके पास जो मकतब का हथियार है, एक बहुत बड़ा हथियार है।
जो काम बड़े से बड़ा जलसा जुलूस और बड़ी मेहनत नहीं कर सकती, वो हमारे बच्चों के ज़रिए से हम कर सकते हैं। बहरहाल, तो दूसरी चीज़ है बुज़ुर्गों, तलबा के अंदर आपसी मुताबिकत, ज़हनी यकसानियत और आपस में जमात बंदी। अगर जमात बंदी ना रहे तो इसका नुकसान क्या होता? नुकसान ये होता, एक जगह हॉस्टल में 100 तलबा रहते थे। 100 तलबा हॉस्टल में रहते थे, उनका खाना नाश्ता हॉस्टल के ज़िम्मे था। सुबह नाश्ते में खिचड़ी मिलती थी, खिचड़ी। सुबह नाश्ते में खाने में खिचड़ी मिलती थी। 20 तलबा ऐसे थे जिनको खिचड़ी पसंद थी, वो खाना पसंद करते थे खिचड़ी। बाकी 80 तलबा ऐसे थे जिनको खिचड़ी से एलर्जी हो गई थी रोज़ खा खा के। लेकिन चूंकि हॉस्टल का निज़ाम था तो उन्होंने इंतज़ामिया से शिकायत की। वो 80 तलबा में से अक्सरों ने इंतज़ामिया से शिकायत की कि हम खिचड़ी नहीं खाना चाहते, लिहाजा इसका दूसरा इंतज़ाम किया जाए। अब इंतज़ामिया ने फिर ये तरीका निकाला कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा इलेक्शन टाइप पर, इंतखाब टाइप पर सबकी राय ले लेते, जिसके ज़्यादा फेवर में बात गिरेगी वो साल भर खिलाई जाएगी। अब क्या हुआ, वो सारी कार्रवाई जो चिट्ठी थी, कुरानदाजी थी, वो हो गई। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि भाई सबको साल भर खिचड़ी ही खाना पड़ेगी। मतलब खिचड़ी के फेवर में वोट ज़्यादा निकले, चिट्ठियाँ ज़्यादा निकली। जब नतीजा वोट पर जाहिर किया गया तो मालूम पड़ा खिचड़ी वाले 20, वो जो 20 थे परमानेंट 20, और ऑमलेट पाव वाले निकले 17, और रोटी सब्जी वाले निकले 23। इस तरह से रोटी सब्जी, वो कुल मिलाकर ये हुआ कि वो आपसी मुताबिकत, आपसी जमात बंदी, आपसी इत्तेहाद न होने की बुनियाद पर वो 80 की मुखालफत के बावजूद वो 20 के वजह से पूरे हॉस्टल को साल भर खिचड़ी पर इक्तफा करना पड़ा। ये जमात बंदी न होने के नुकसान है। इसलिए तलबा में जमात बंदी, ज़हनी यकसानियत लाजमी समझ के चलिए, लाजमी। अगर जमात बंदी नहीं होगी इसके बड़े बड़े नुकसान होते हैं। मैं जमात बंदी की मिसाल बहुत देखा मैंने अपने तौर पर। हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, वो भी बहुत काफ़ी सफ़र किए वहाँ पर, और हमारे मौलाना मोहम्मद अली साहब, वो भी काफ़ी सफ़र किए। जाकर देखा जमात बंदी का जो निज़ाम दारुल उलूम सुल्तान शाह में उन्होंने कायम किया है, वो बहुत कम देखने को मिलता। वहाँ वो जमात बंदी का बड़ा अजीब निज़ाम, जिसकी बुनियाद पर यह है कि हमने वहाँ पर तलबा को, मदरसे के तलबा, क़याम व ताम वाले तलबा को कम व बेश 7 से 8 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखा। लकड़ी की निगरानी के साथ नहीं, बस हिफ्ज़ वाले अव्वाबीन और तहज्जुद लाजमी पढ़ते। और बास तलबा जो कुतुब के तलबा है वो दरमियान में इशराक, चाश्त वगैरह पढ़ते। उनका अजीब तो वजह, जब हमने, चूँकि हमारा तो मामला ये था लेन देन वाला, जहाँ कोई अच्छी बात मिल रही लेकर आ जाओ, मरकज़ तक पहुँचा दो, फिर वो बात चलती। तो उनसे हमने असातिज़ा से और वहाँ के मोहतमिम साहब से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू शुनीद की कि भाई वजह क्या है आपकी। तो उन्होंने कहा कि हमने जमात बंदी कायम की और जमात बंदी को ही हमने उनके रिहाइश में भी इस्तेमाल किया। यानी कमरे के अंदर, एक कमरे के अंदर जो तलबा है वो 8 से 11 साल की उम्र के है, उसमें 12 साल की उम्र का बच्चा नहीं मिलेगा। दूसरे कमरे में 12 से 15 साल की उम्र के तलबा। तो वो उन्होंने जो जमात बंदी की और उसके जो फ़वाइद नज़र आए, वो उस्ताद की मेहनत आदी हो गई। इसलिए बुज़ुर्गों, बुनियादी तौर पर हमारे तलबा के अंदर जमात बंदी करना,
उनको उनकी ज़हनी सतह के तलबा के साथ मरबूत करना, उनको उनकी ज़हनी सतह के साथ उनको नशिस्त व बर्खास्त करने का एहतमाम करना। ठीक है, आपके 20 तलबा में अगर अलग अलग है तो उनकी तरतीब बिठाने की इस तरह से हो कि वो उनकी ज़हनी सतह उनकी उम्रों के अंदर मुताबिकत हो, ज़हनी सतह में भी मुताबिकत हो। वरना एक बहुत कम ज़हीन तालिब इल्म को आप एक बहुत ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म के साथ जोड़ देंगे तो उसके दोनों को दो नुकसान होंगे। जो कम ज़हन तालिब इल्म है उसके अंदर सबसे बुरी जो चीज़ पैदा होगी वह एहसास से कमतरी पैदा होगी, और जो ज़हीन तालिब इल्म है उसके अंदर भी जो सबसे बुरी चीज़ पैदा होगी वह एहसास से बरतरी पैदा होगी। मैं बहुत अच्छा, इसको क्या आता, और उसके अंदर ये होगा इसको मेरे को कुछ नहीं आता, कितना होशियार। और यकीन मानो तालिब इल्म की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाती जिस दिन उसके अंदर या तो एहसास कमतरी पैदा हो जाए या एहसास बरतरी पैदा हो जाए। आगे वो कुछ कर ही नहीं सकता। मौजूदा दौर में, थोड़ा सा मौजू से हटकर बात है लेकिन मैं आपके, चूँकि हम सब आवाम से जुड़े हुए लोग हैं, मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के हालात में सबसे बड़ा हरबा मुसलमानों के लिए, इस्लाम वालों के लिए, अल्लाह को मानने वालों के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, बातिल के पास और हुक्मरान तबके के पास जो उन्होंने इख्तियार किया है, सबसे बड़ा हरबा ये है कि मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। बस क्या है मालूम है, सोशल मीडिया पर पोस्टें चलती, कभी गौर करना, मैं आपको दावत दे रहा हूँ गौर की, कभी गौर करना, इसमें से 80% पोस्ट अंग्रेजी और हिंदी जुबान में रहती। हमारी फला बेटी भाग गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोचने का, फिक्र का मुकाम है। ठीक है, ये हमारी फला बेटी फला के साथ चली गई, हमारी फला बहन ने ये किया, हमारे फला भाई के साथ ये हुआ। इसमें से अक्सर पोस्ट जो होती है वो या तो अंग्रेजी में रहेगी या हिंदी में रहेगी। सही बोल रहा मैं? अरे आप भी बोलिए, मैं गलत बोल रहा? वजह उसकी ये है कि एक बहुत बड़ा तबका सोशल मीडिया पे सरगर्म है ऐसी अफवाहों को गर्दिश कराने के लिए। फिर एक अफवाह चली 2017 के आखिर में, एक ने मस्जिद के मिंबर से बोल दिया, बोले हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास 11 करोड़ मुसलमानों के पास वोटर आईडी है ही नहीं। क्या बोल रहा भाई? मैंने उनको बुलाया बाद में, हजरत इधर आओ, जमीयत के बड़े ओहदेदार थे, क्या बोल रहे तुम? बोले सही है। मैंने बोला हजरत ज़रा आदाद शुमार पे बात कर लो, अपन हिंदुस्तान में मुसलमान कितने? तो बोले 25 करोड़। मैंने 30 करोड़ मानो ना, मुबालगे की हद तक अगर मानना है तो। बोले हाँ ठीक है। तो मुबालगे की हद तक अगर 30 करोड़ मुसलमान मान लिए जाए तो 0 से 17 साल की उम्र के बच्चे कितने जो वोट नहीं दे सकते? कितने? 1/3, तीसरा हिस्सा औलाद का। बोले हो, तो 10 करोड़ निकाल दो, बचे कितने? 20 करोड़। 20 करोड़ मुसलमानों पे से 11 करोड़ के पास तो वोटर आईडी नहीं है, मतलब वो वोट दे नहीं सकते। बचे कितने? 9 करोड़। 9 करोड़ में से तकरीबन 2 करोड़ ऐसे रहते जो वोट देने नहीं जाते। बोले उससे भी ज़्यादा रहते। मैंने 2 करोड़ मानो ना। बोले हो, तो 7 करोड़ में 36 MP चुन के आया करते क्या? फिर उनको समझ में आ गया यार ये बात तो सही है। अरे भाई 5, 25, 50 लाख 1 करोड़ बोल दो, समझने वाली बात है। 11 करोड़ यानी मुसलमानों में, अरे यार हम क्या कर सकते हैं, हमारी तादाद कितनी है, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे पास ये नहीं है, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये कमी है। तो एहसास कमतरी इस वक्त बातिल तंजीमों का बुनियादी हरबा ये है, मुसलमानों में एहसास कमतरी पैदा करो। इसलिए अगर हमारे पास ऐसी पोस्टें आ रही है जो मुसलमानों की माशरती ख़राबियों को बयान कर रही है, ठीक है, इसके सद्दबाब के लिए हम खड़े होंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन इसको आगे पहुँचाने का ज़रिया नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। और इसकी तहरीक चलाओ, बाकायदा इसकी तहरीक चलाओ।
सोशल मीडिया की जितनी पोस्ट आ रही है मुझ तक आई, इसको यहीं दफन करो। हज़रत उमर का कौल मशहूर है, जिस बात को पैदा करना हो, बढ़ावा देना हो, उसका चर्चा शुरू करो, और जिस बात को ख़त्म करना हो उसके तस्करे बंद कर दो। तो जो तालिब इल्म में एहसास कमतरी या एहसास बरतरी पैदा हो जाए, उसकी तबाही में कोई शक नहीं रहता। इसलिए बुज़ुर्गों, तालिब इल्मों के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि हम तालिब इल्म के अंदर एहसास कमतरी भी पैदा ना हो। जो कम ज़हीन तालिब इल्म है ना, उसकी हौसला अफजाई, बेटा कर सकते तुम, बिल्कुल कर सकते, हाँ याद होता तुमको, देखो तुम करके, आपकी प्यार, आपका मोहब्बत, आपकी शफ़क़त और आपके मीठे दो बोल उसको सहारा देगी, हौसला देगी, उसके जज्बात को परवान चढ़ाएगी। जो आज 2 लाइन सुनाने वाला है, कल आपको आपके मियार के मुताबिक सबक सुनाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कोशिश इस बात की हो कि ना किसी तालिब इल्म में एहसास कमतरी पैदा हो और ना किसी तालिब इल्म में एहसास बरतरी पैदा हो। इसके साथ साथ बुज़ुर्गों, तलबा के अंदर बहुत अहम चीज़ है, 2 चीज़ें, एक तवज्जो और दूसरा शऊर। ये जो मैंने शऊर के बारे में आपको शुरू में भी कहा था, तवज्जो के ऊपर थोड़ी सी हम मुज़ाकरा कर ले। तवज्जो आम तौर पे 3 किस्म की रहती। एक रहती है आदी तवज्जो, एक रहती गैर इरादी तवज्जो, और एक रहती जो जिसको हम बोलना चाहिए कि जो वक्त और हालात के एतबार से पैदा होती तवज्जो। आदी तवज्जो तो क्या होती, एक आदमी ड्राइविंग सीट पे जब बैठता ना, नया नया गाड़ी चलाने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर चलाए या 4 व्हीलर, तो वो 4 व्हीलर चलाने वाला गियर की तरफ देखता, नया नया जब रहता सीखता तो वो गियर की तरफ देखता, बाज़ मरतबा ब्रेक के पेडल की तरफ भी देखता, गियर के वो क्लच की तरफ भी देखता। लेकिन जब उसकी तरबियत पूरी, प्रैक्टिस पूरी हो जाती, जब वो अच्छा ड्राइवर बन जाता, फिर उसकी निगाह सामने रहती, फिर चौथा गियर कहाँ है वो कभी भी नहीं देखता, 5वां गियर किधर है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। उसकी स्क्रीन पे, विंडो पे, स्क्रीन पर सामने निगाह है, हाथ स्टीयरिंग पे है, वो उसका पैर क्लच पे भी बराबर जा रहा, गियर पे भी बराबर जा रहा और एक्सीलेटर पे भी जा रहा। बाज़ मरतबा ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों एक पैर से साथ में। इसको कहते हैं आदी तवज्जो, जो आदत के साथ उसके अंदर पैदा हुई, उसके अंदर थी नहीं वो। अगर होती तो शुरू में वो गियर की तरफ देखता ही नहीं था, ब्रेक की तरफ, क्लच की तरफ और एक्सीलेटर की तरफ देखता ही नहीं था। उसकी तवज्जो स्क्रीन पे से, रोड पे से हटती नहीं थी, वो उसके अंदर थी नहीं। वो उसके अंदर आदतन, जब वो बार बार उसने चलाते रहा गाड़ी और उसके ऊपर तजुर्बा करते रहा, तो फिर उसके अंदर पैदा हो गई। अब वो मोबाइल पे लगा हुआ भी बात भी कर रहा है, तो गियर भी डाल दे रहा है, एक हाथ से स्टीयरिंग भी कंट्रोल कर ले रहा है, क्लच भी कंट्रोल कर रहा है। ये होती है आदी तवज्जो। एक होती है ये गैर इरादी तवज्जो, यानी आदमी जैसे चाह नहीं रहा था लेकिन मुतवज्जो हो गया। आदमी रास्ते से जा रहा, भीड़ नजर आई, अब भीड़ नजर आई तो वो मुतवज्जो होगा, क्या हुआ। अब क्या हुआ तो बाज़ मरतबा वो खुशी का भी मामला रह सकता या गम का भी मामला रह सकता। एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, कोई गिर गया, या फिर कोई खुशी का मौका या कुछ, तो वो भीड़ को देखकर मुतवज्जो हो गया। ये गैर इरादी तवज्जो इसको बोलते हैं। वो नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया। रास्ते से जा रहा था, कोई बहुत अच्छा बैनर उसको नज़र आ गया, जो उसके काम की चीज़ें उसमें बैनर में शामिल थी, अरे ये क्या, तो फिर ये मुतवज्जो हो गया। तो ये गैर इरादी तौर पर मुतवज्जो हुआ, उसकी मुतवज्जो होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूँकि वो ऐसी चीज़ उसको नज़र आई जो उसको तरफ अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले। इसलिए आप देखो मार्केट में, बाज़ार में जो दुकानदार होते हैं, उनके जितने इश्तिहारात होते हैं, जितने बैनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भड़कीले होते हैं, बहुत ज़्यादा रंग बिरंग होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दीदा ज़ेब और नक्श व निगार संवारे हुए, यानी
अगर बिल्डर आदमी अपनी बिल्डिंग का नक्शा लगाता है ना, तो ऐसे लगता है अरे वाह क्या हरियाली, और उसके अंदर दरख्त और बिल्डिंग, अजीब। यानी आदमी इतना मुतवज्जे हो जाता है उसकी तरफ कि यार इन्हें इसमें फ्लैट लेना चाहिए। या ये कपड़े की दुकान में ऐसी वैरायटी बोर्ड पर लगी हुई है कि यार इसमें एक बार जाके देखना चाहिए। बस फिर एक बार जाके देख लो। एक बार आदमी दुकान में पहुंच गया तो सबसे अच्छा व्यापारी वो कि उसकी जेब खाली करा के वापस न भेजे। तो ये जो मार्केट के जो अंदर जो एडवर्टाइज़र होते हैं, ये इसी तवज्जो का इस्तेमाल, ग्राहकों की तवज्जो का इस्तेमाल करते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उधर मुतवज्जे हो जाए। हमको तलबा में जो तवज्जे पैदा करना है वो है आदि तवज्जे। यानी तलबा के, देखिए जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो बाजू के हरन का उस पर कोई असर नहीं होता। यानी एक आदमी गाड़ी चला रहा है तो बाजू वाले ने बहुत ताकत से हरन बजा दिया तो वो बहक गया या उसने स्टिंग, ऐसा कभी होता? बाजू के हालात से उसके ऊपर कोई असरअंदाज होते ही नहीं वो हालात, इसलिए कि वो इतना मजबूत आदि तवज्जो उसकी बन गई है कि बाजू से हरन गुजर जाए, एम्बुलेंस गुजर जाए, सायरन बजाती हुई पुलिस गुजर जाए, वो अपने काम से काम करता। तालिब इल्म के अंदर हमको जो तवज्जे पैदा करना है वो है आदि तवज्जे। कि कोई क्लास में आ रहा है तो तालिब इल्म मुतवज्जे हो गए, उधर उनका जहन चले गया, या कोई बाहर बाजू की क्लास में कोई बच गया, तख्ता बच गया, प्लेट गिर गई या कोई बर्तन गिर गया, तो तालिब इल्म उधर मुतवज्जे। हमको उनको इस कदर मुनहमिक और इस कदर मुतवज्जे करना है कि बाजू के अंदर होने वाले हालात और अवामिल उनकी जहनी सतह पर कोई असर न डाल सके। और इसका सबसे आसान तरीका है मौल्लिम की कामयाब और मौल्लिम की पुरअसर तरीक़े तदरीस। जितना तरीक़े तदरीस मज़बूत होगा उतनी तलबा की तवज्जे मज़बूत होगी। और अगर तलबा मौल्लिम का तरीक़े तदरीस कमज़ोर रहा, अच्छा मार की ज़रूरत कब पड़ती मालूम है? लकड़ी की, सज़ा की, मुर्गा बनाने की, घोड़ी बनाने की, हाथ ऊपर उठाने की, ये ज़रूरत कब पड़ती मालूम है? माफ़ी के साथ ये उस वक्त ज़रूरत पेश आती है जब हमारा तरीक़े तदरीस बच्चों को कंट्रोल करने में नाकाम रहा हो। अगर तरीक़े तदरीस मौसर है, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ज़माना गया क्या, वो फजीलत वाली हदीस कि भाई जहाँ उस्ताद की मार, हाथ की मार लगे वहाँ जहन्नम की आग, वो गया। उस ज़माने में जब मेरा और आपका बचपन था, उस ज़माने में बग़ैर तंबी के, बग़ैर मार के पढ़ाई मतलब आवाम को जहालत की तरफ लौटना था। मौजूदा दौर में मार, सज़ा और पनिशमेंट के साथ तालीम देना मौजूदा दौर में आवाम को जहालत की तरफ लौटना है। आप देखो, जहाँ आप कभी देखो, कभी ये मेरी गुजारिश है आपसे कि कभी कभी ये जितने प्राइवेट इदारे हैं ना, स्कूल के जो कॉन्वेंट इदारे चलाते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो या किसी की भी हो, इनके यहाँ कभी जाकर देखना चाहिए। अभी एक तरीक़ा तालीम ईजाद हुआ है, बच्चे की दाखिले की उम्र है 2.5 साल। कितनी उम्र है? 2.5 साल। आमतौर पे बच्चे कभी कभी इतनी उम्र में दूध छोड़ते हैं, उनको पाखाना पेशाब का शऊर नहीं रहता, लेकिन उस क्लास का नाम दिया गया प्ले ग्रुप। और वहाँ उसकी माशाल्लाह फ़ीस भी तगड़ी है, और वो उन 2.5 साल की उम्र के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तालीम में पहली रियाजी, दूसरी मादरी ज़ुबान की तालीम, मुसलमान है तो उर्दू, गैर मुस्लिम है तो मराठी, या अंग्रेज़ है तो अंग्रेज़ी, 2 चीज़। तीसरी स्टेट लैंग्वेज, रियासती ज़ुबान, यानी मुसलमानों के बच्चों को उर्दू के साथ मराठी, और तीसरी हमारी थर्ड लैंग्वेज अंग्रेज़ी। ये 4 चीज़ें वो 2.5 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे। अब अंदाज़ा लगाओ कैसे पढ़ाते होंगे। उनका इतना सिंपल तरीका है, इतना आसान तरीका है। जैसे ये क्लासरूम है, ठीक है, तो ये क्लासरूम में ये जो फर्श है, फर्श से लेकर 4 फीट की दीवारें पूरी ब्लैक हजरत, यानी वो तख्त सिया ब्लैक बोर्ड है, और वो चारों साइड की दीवारें तख्ते ब्लैक की उन्होंने काली की हुई है। यूँ समझो वो बच्चों की तख्ती है लिखने की।
और उसके ऊपर फिर तालीमी लवाजिमात के चार्ट और वो सारी चीज़ें। अब उनका पीरियड का तय हुआ रियाजी सिखाने का। तो अब रियाजी में पहली चीज़ है आदाद, गिनती जिसको बोलते हैं। तो अब गिनती सिखाने का तरीका इतना आसान, अब वो उन्होंने क्या करे, ऐसे रबर के पाइप के टुकड़े बच्चों की हाइट के एतबार से 20 बच्चे क्लास में थे, वो 20 रबर के पाइप के टुकड़े ला के उन्होंने क्लास में फेंक दिए। और एक मौलम लेडीज़ टीचर थी, वो हर 10 सेकंड पे एक आवाज़ लगा रही, एक बनाए बोलो कैसा, दादाजी के डंडे जैसा। बच्चों को पढ़ने का उसने बिल्कुल भी नहीं कहा, सिर्फ वो क्या बोल रही, आवाज़ लगा रही, एक बनाए बोलो कैसा, दादाजी के डंडे जैसा। बच्चे माहौल में, माशरे में देखते ही बड़े में आदमी के हाथ में लकड़ी रहती है, टेक के चलता, डंडा रहता। अब वो बच्चे उससे खेल भी रहे हैं, लकड़ी टेकना भी चल रहे हैं, टेकते भी चल रहे हैं। बस वो उसका काम ही है, हर 10 सेकंड के बाद एक बनाए बोलो कैसा, दादाजी के डंडे जैसा। 8 मरतबा, 10 मरतबा, 11वीं मरतबा में 1-2 बच्चों ने साथ में बोलना शुरू करे, 12वीं मरतबा में 3-4 हो गए, 15वीं मरतबा में 10 हो गए। आखिर वक्त ये आया कि 2 दिन की मेहनत के बाद ये हुआ कि वो 20 तलबा को 2.5 साल की उम्र में एक का तसव्वुर पैदा हो गया, एक बोले तो दादा के डंडे के जैसा सीधा। फिर एक प्याली में एक लगाया, 2 को अपने सामने पाया, इस तरह से पूरी गिनती ये हो गया। फिर दूसरा दिन उनका चला उर्दू लैंग्वेज, मतलब ज़ुबान सिखाने का। तो ज़ुबान सिखाने के लिए, किसी भी तालिब इल्म को ज़ुबान सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की जो चीज़ है वो है उसका ज़ख़ीरा अल्फाज। जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज रहेगा, देखो अक्सर हमारे जो दावत के काम करने वाले साथी है ना, उनके पास बाज़ मरतबा ज़ख़ीरा अल्फाज कम रहता। तो जो है तो ये लफ्ज़ जो है तो है ना, उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे का सबब बनता, और कुछ नहीं। या फरमाया, ये एक तकिया कलाम होता। तो जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज रहेगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीच मजबूत रहेगी। तो उनको ज़ख़ीरा अल्फाज सिखाना है। तो उन्होंने क्या किए, वो 20 बच्चों के लिए खरगोश ससे के मुजस्समे ला के फेंक दिए। अब वो बच्चे उनके खेल रहे, कान भी मरोड़ रहे, सीटी भी बजा रहे और उनको चला भी रहे चक्कों के ज़रिए। और मौलम कह रही है, इसे खरगोश कहते हैं, बस इसे खरगोश कहते हैं। उम्र 2.5 साल की है। बाज़ मरतबा उन्होंने पेशाब कर दिए, वो तदरीस के दौरान ही। तो वो डायपर बांध के आए, पेशाब नीचे गिरा तो सफाई वाली भी आ गई। कोई लड़ाई नहीं, कोई चिढ़ना नहीं, कोई डांटना नहीं, कोई डपटना नहीं, कोई मारना नहीं। बीच में उसका खाने को दिल मिल गया, उसको बिस्किट दे दिए। यानी उनको हर आधे घंटे के बाद वो चॉकलेट भी देते, बिस्किट भी देते, कुछ नमकीन भी देते, छोटा छोटा, बहुत कम। हालांकि वो पूरा वसूल माँ बाप से करते, अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। मैं तो बोलता माँ बाप से निकालने का तरीका उनसे सीखो। साल के 12 महीने और 12 महीनों के 12 डे, इंडिपेंडेंस डे, और फिर उसके बाद 14 फरवरी को एक डे आता, रोज़ डे, फिर आर्मी डे, मदर डे, फादर डे, लेबर डे, और पता नहीं इतने डे। साल के 12 महीने, 12 महीनों के 12 डे, और हर डे पे माँ बाप कुछ ना कुछ दे। ये उनका तरीका है। बहरहाल तो इस तरीके से उनका तरीका तदरीस चलता है। ये सारी चीज़ें हमारे सीखने के लिए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही तदरीस करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के लिए तावन किया है पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मर्दाना आयुर्वेदिक मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक खास नायाब तोहफा, 100% असर करने वाले और भी लाजवाब और असरदार नुस्खे घर बैठे हासिल करें। अभी कॉल करें। मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।